नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पिछले 2 चुनाव में मोदी जी की ज़बरदस्त जीत देखते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उनके हाथ में एक ऐसा कार्ड था, या यूं कहें ऐसा इक्का था, हुक्म का इक्का था कि उन्हें बाजी जीतनी ही जीतनी थी। और ये इक्का था हुक्म का उत्तर प्रदेश। 2014 में वो 71 सीट उन्होंने जीत ली 80 में से, और 19 में पिछली बार 80 में से 62 सीट ले गए। आप कह सकते हैं कि 25% सीटें जो उन्होंने जीती, 20 से 25%, वो उत्तर प्रदेश से ही जीती। और अगर उत्तर प्रदेश ना होता, ये हुक्म का इक्का ना होता, तो मोदी जी क्या दूसरी बार क्या पहली बार शपथ नहीं ले सकते थे प्रधानमंत्री की। और आज भी ये जो हुक्म का इक्का है ना उत्तर प्रदेश का, भले उन्होंने योगी के हाथ में पकड़ा दिया है, मजबूती से वो बाजी खेल रहे हैं। और मोदी जी के इसी हुक्म के इक्के पर आजकल नजर लगी हुई है इन साहब की, नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार अखिलेश यादव के साथ मिलकर, जयंत चौधरी के साथ मिलकर, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, हेमंत सोरेन के साथ मिलकर, यानी आप यूं कह सकते हैं कि 4 युवा तुर्कों के साथ मिलकर मोदी जी से ये पत्ता छीनना चाहते हैं। अब अगर ये पत्ता नीतीश कुमार ने छीन लिया तो फिर क्या होगा मोदी जी का। अब दोस्तों, अगर कागज पर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। सबसे ज़्यादा विधायक हैं, सबसे ज़्यादा सांसद हैं लोकसभा में। योगी जी की सरकार बड़ी मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर झांक के जब आप देखते हैं तो स्थिति वैसी नहीं है। दरअसल 2 लॉबीज हैं उत्तर प्रदेश में। एक लॉबी अमित शाह की है और एक लॉबी जो है वो योगी आदित्यनाथ की है। और दोनों लॉबीज के बीच में टकराव होता रहता है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी हिली हुई है। और इन सब के बीच में नीतीश कुमार कूद पड़े हैं अखाड़े में। साथ में हैं अखिलेश यादव, इधर जयंत चौधरी हैं, पीछे नीतीश कुमार के साथ जो हैं वो तेजस्वी खड़े हुए हैं, लालू परिवार खड़ा हुआ है, आरजेडी है, हेमंत सोरेन भी कहीं ना कहीं, सारी समाजवादी शक्तियां एक साथ हैं, और जाति ध्रुवीकरण भी हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये पत्ता छीन लिया नीतीश कुमार ने, या इक्के की मार कम कर दी, तो क्या मोदी जी की नाव टकमगा भी सकती है। और उत्तर प्रदेश में अगर मोदी जी की नाव टकमगाई तो क्या फिर 24 के सपने टूट भी सकते हैं। नीतीश का उत्तर प्रदेश आना, मोदी के अखाड़े से कुश्ती लड़ना, क्या गुजरात लॉबी की नींद उड़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, घबराहट बढ़ सकती है। अरे भाई साहब, यही तो मैं और विनोद जी कह रहे हैं। यदि नीतीश और दोनों एक हो गए, 40 सीटें बिहार में है, 80-82 सीटें वहां पे हैं, 80 यूपी में, यूपी में है, 120 सीटें जाता है ये दोनों में, तो भी 120 झारखंड भी 14 जोड़ लीजिए, 134 हो गई, 134 हो गई। अब 134 सीटें आएगी तो फिर नीतीश कुमार कहेंगे या अखिलेश कहेगा कि 80 सीटें मेरे प्रदेश से आती है, मैं बोल रहा हूं नीतीश को बनाइए प्राइम मिनिस्टर। सभी लोग नीतीश के साथ रहेंगे, यह आंकड़ा उनके साथ होगा। अब टाइगर के आप खुलासे सुनेंगे, विनोद अग्निहोत्री जी, ये भी एक उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इनके भी खुलासे सुनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और शायद आप शक्ल से नेता को पहचान जाएं। इनका नाम लल्लन सिंह है, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। अभी जो लल्लन सिंह हैं, इनकी वही स्थिति है जो अमित शाह की स्थिति मोदी सरकार में है। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के, आप कह सकते हैं, मैन फ्राइडे हैं, उनके सबसे खास आदमी, फैसले वही लेते हैं। और लल्लन सिंह जो हैं वो अब लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं। वो रविवार को लखनऊ में थे, एक फंक्शन में गए थे, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी मुलाकात अंदर ही अंदर अखिलेश जी से भी हुई। और कोशिश है लल्लन सिंह की कि तकरीबन 4 से 5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ें आने वाले 4-5 महीने में, और मदद करें अखिलेश यादव की, मदद करें जयंत चौधरी की, क्योंकि सत्ता में है लल्लन सिंह। और सबसे बड़ी बात, लल्लन सिंह ने ऐलान भी कर दिया कि हम अगर गठबंधन में आए तो अखिलेश यादव के साथ आए। अब जब से ये बयान आया है, इन दोनों लोगों की, गुजरात लॉबी की, बेचैनी बढ़ गई है। अब दोस्तों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 में वाराणसी आए, बनारस को उन्होंने गढ़ बनाया, गंगा की कसम खाई, और फिर उसका असर उन्होंने दिखाया।
ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बल्कि चारों तरफ उत्तर भारत में कुछ इसी तर्ज पर नीतीश कुमार भी नालंदा के साथ साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सहमति बन रही है। लल्लन सिंह ये सहमति बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में और शायद अखिलेश भी अंदर ही अंदर तैयार हो रहे हैं, बाकी लोग भी तैयार हैं, चाहे उसमें जयंत चौधरी हो, कांग्रेस की भी सहमति हो सकती है। लेकिन जो बिग प्लान है नीतीश कुमार का या समाजवादी ताकतों का, वो ये है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट और बिहार की 40 सीट के साथ साथ नज़र झारखंड की 14 सीटों पर भी, यानी आप कह सकते हैं कि 134 सीटों पर ज़बरदस्त बल्लेबाजी के मूड में है नीतीश कुमार। और यही वो संख्या है 134 जो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो गणित है उसको गड़बड़ा रही, क्योंकि इन 134 में चाहे वो 2014 हो या 2019 हो, मोदी जी ने स्वीप करके ताज पहना था। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सुनना चाह रहे हैं एक्सपर्ट्स को, और आज पूरी तरह से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि ये जो कुश्ती होने जा रही है नीतीश वर्सेस मोदी की, इसके नतीजे क्या होने वाले हैं, क्या वाकई मोदी जी के सपने टूट सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलूँगा टाइगर के पास, विनोद अग्निहोत्री जी के पास, उन लोगों के पास जिनके पास 35-35, 40-40 साल का तजुर्बा है रिपोर्टिंग का, एनालिसिस का। तो आपको क्या लग रहा है टाइगर कि ये जो नया समीकरण, एक तरफ नीतीश कुमार हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, पाटलिपुत्र और लखनऊ, ये जो संपर्क नया बन रहा है, क्या आपको लगता है कि एक नई मुसीबत है मोदी के लिए, क्योंकि 80 सीटें हैं? बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ, एजेंसियां पूरी ताकत के साथ इस बात पे लगी हुई है कि एन केन प्रकरण कुछ भी करके नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन तोड़ा जाए। उसी ताकत के साथ वो महाराष्ट्र में लगे हैं महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तोड़ने। वो आइसोलेट करके या तो इनको अलग अलग करके अपनी मत यानी जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा तो बीजेपी के लिए एडवांटेज बीजेपी होता है, यह हमने हमेशा देखा है। उसके राह पे चलते हैं या फिर अपने पाले में लाने का प्रयास करते हैं। ये बिहार में भी हो गया, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये टूटने की तो बात अलग है, महाराष्ट्र में तो शिवसेना तोड़ दी उन्होंने, लेकिन महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो ज्यादा स्ट्रांगली उभर के आया। वही अब लगातार आरजेडी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो पुराने 2004-2008 के जो मुकदमे निकाल निकाल के उस पे ईडी देख रही है कि तब का पैसा अब ट्रांसफर हुआ क्या, ये जो बार बार जो हमले हो रहे हैं, ये हमले इसीलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश इस भ्रष्टाचार से दूर अपने आप को दूरी बना ले या एक गठबंधन टूट जाए। लेकिन ये टूटता नजर नहीं आ रहा है। ये टूटता तो नहीं नजर आ रहा है, एक नए गठबंधन के लिए ये जा रहा है। जैसा आपने कहा कि समाजवादी और जनता दल यूनाइटेड यदि ये एक हो जाते हैं तो इसके साथ आपने कहा कि समाजवादी के पास साथ जयंत चौधरी भी है, तो वहां जनता दल यूनाइटेड के साथ तेजस्वी भी है। तो ये चार पार्टियों का मैं गठबंधन बोलता हूं, और ये यदि 120-122 सीटों पे लोकसभा पे यदि ये खेल कर जाए तो फिर जो मायावती को अलग करके या आपने ओएसी जैसे बी टीम वाले इंट्रोड्यूस करके जो पिछली बार जो थोड़ा बहुत खेल किया था, वो ये परेशानी में आ जाएगी। बिहार का समीकरण तो हमको क्लियर कट दिखता है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड इकट्ठा लड़ते हैं तो वहां बीजेपी के लिए बहुत बहुत बुरी हालत है। ऐसे में यदि ये दोनों उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार में लगा हुआ एरिया है और उसमें विनोद जी बहुत अच्छा वो तो अपना एरिया वाइज विश्लेषण करके बताएंगे आपको कि कितनी मार पड़ती है, कुर्मी वोटर्स कितने हैं, यादव कितने हैं, यादव का डबल बैरल, डबल इंजन की सरकार तो डबल बैरल का यादव हो जाएगा, एक तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। यदि ये गठबंधन बड़ा होता है तो 120 सीटों पे जो 80 सीटें जो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में 80 सीटें इकट्ठा वापस लाएंगे, उस 80 सीटों में से यदि 30-40 सीटों पे गड्ढा पड़ता है, यदि 50-60 पे भी आते हैं, 50 पे आते हैं, 40 पे आते हैं, तो भाजपा के लिए ये गड्ढा भरने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाजपा को गड्ढा भरने के लिए कोई जगह मिल नहीं रही है। तो वर्तमान में जो एरिया है वहां पे अपनी टैली मेंटेन करे या उसको बढ़ाए, इसी में लगे हैं। मेंटेन करने वाली तो बात है नहीं। अब गुजरात में आपके पास 26 है, 26 तो 26 आप 27 तो होगी नहीं, तो जहां जितनी है तो उतनी आपके पास है ही। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए जो जगह है वो आपको थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में 5-6 बढ़ा सकते हो, बंगाल में तो सवाल ही नहीं उठता, वो 18 मेंटेन नहीं हो रही है, ओडिशा में भी इस बार तकलीफ हो जाएगी। इन तमाम चीजों से ये जो चार पार्टियों का जो गठबंधन दिखता है मुझे, ये भाजपा के लिए एक बहुत चिंता की रेखा खड़ी करती है। टाइगर मैं आपके पास आ रहा हूं, ये उसका जवाब होगा
ये जो एजेंसी का यूज हो रहा है लगातार पार्टियों के खिलाफ, उसका ये रिटर्न जवाब होगा। यदि आप भ्रष्टाचार के नाम पे आइसोलेट करते हो तो हम आपके प्रताड़ना के नाम पे एक हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है बीजेपी के लिए आने वाले 2024 के लिए। टाइगर, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने, लेकिन मैं पहले विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा पत्रकार हो आप जैसा जो दिल्ली भी समझता है, लखनऊ भी समझता है, और 10 साल से नहीं समझता, 20 साल से नहीं समझता, 30-40 साल से उस लखनऊ को और दिल्ली की बीच की जो सियासत है उसको समझ रहा है वो आदमी। और वो आदमी जाहिर तौर पे विनोद अग्निहोत्री जो हमारे सामने है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि नीतीश कुमार अगर आते हैं, और अब लग रहा है क्योंकि ललन सिंह अगर लखनऊ में हैं और अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, अखिलेश यादव तेजस्वी के संपर्क में है, अखिलेश और नीतीश की कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर नीतीश फूलपुर से या उत्तर प्रदेश की किसी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ के किसी भी सीट से, लखनऊ से बनारस या लखनऊ से इलाहाबाद के बीच कहीं भी लड़ते हैं, उससे क्या वाकई उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बयार होगी, एक माहौल बदलेगा? क्योंकि आज की तारीख में मोदी योगी, योगी मोदी, यही हो रहा है। बाबा बुलडोजर है और ऐसा लगता नहीं है कि जैसे विपक्ष वहां सड़क पर खड़ा हो। नीतीश के आने से क्या जो रास्ता है मोदी का, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कांटो भरा हो सकता है 2024 में, अगर नीतीश यूपी आ गए? देखिए, जो आपने सवाल प्रश्न किया है कि नीतीश अगर यूपी आ गए, जाहिर है नीतीश अगर यूपी आएंगे तो बिना अखिलेश यादव के मर्जी के या बिना अखिलेश यादव के गठबंधन के नहीं आएंगे। तो जाहिर है अगर नीतीश यूपी आते हैं तो समाजवादी पार्टी, जेडीयू और राष्ट्रीय लोकदल का तो गठबंधन तय है, ये मान के चलिए, तभी वो आएंगे। इस गठबंधन से जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वो उसको समझने की जरूरत है। अगर सिर्फ अखिलेश और जयंत चौधरी लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ तो बड़ी आसानी से बीजेपी यादव बनाम आदर्श का पोलराइजेशन कर देती है। और वो पोलराइजेशन सवर्ण तो देखिए खिलाफ रहेंगे ही, जो अति पिछड़े हैं गैर यादव वो भी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। लेकिन नीतीश के आ जाने से, अगर नीतीश आ जाते हैं तो ये पोलराइजेशन करना फिर आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर लोग नीतीश को देखेंगे, जो पिछड़ा है अति पिछड़ा, वो अखिलेश के साथ साथ नीतीश को भी देखेगा, क्योंकि चुनाव लोकसभा का हो रहा है। उसमें अगर जयंत चौधरी जुड़ते हैं तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट मतदाता है, जो बड़ी संख्या में बीजेपी के भी साथ है, उसको भी एक होप दिखेगी कि केंद्र की सत्ता में उसका एक बड़ा नेता भागीदार हो सकता है। याद करिए, एक जमाना वीपी सिंह की सरकार में 8-8 जाट मंत्री थे। ये साहब चंद्रशेखर और वीपी सिंह, जगदीप धनखड़ साहब भी उस समय जनता दल में थे, जो आज वाइस प्रेसिडेंट है, जो है ये सतपाल मलिक थे उस समय, कुम्हाराम आर्य, दौलत राम सारंग, मतलब अजीत सिंह, चौधरी देवीलाल, तो जाटों का ये मेजर शेयर होता था केंद्र सरकार में। आज कितने हैं? आज एक सुरेंद्र, क्या नाम है वो, संजीव बालियान, और शायद एक आध कोई और अगर होगा तो होगा, वो केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो जाटों को भी लगता है कि उनका पावर शेयर बहुत घट गया है, भले वो बीजेपी को वोट दे रहे हो। जयंत चौधरी जब उस सेटअप में होंगे जिसमें अखिलेश है, नीतीश है, तो निश्चित रूप से जाटों के अंदर ये मैसेज जाएगा कि कल को अगर कोई गैर भाजपा सरकार बनती है तो जयंत चौधरी के साथ साथ जाटों का भी शेयर बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि अति पिछड़ा जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, खास करके जिसको लीड करता है कुर्मी, जो यादवों के अलावा जो ओबीसी बैक, बिहार में तो मात्र 4% कुर्मी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 8 से 9% कुर्मी है। और बेल्ट कुर्मियों की आप देखिए, पूरा आपका तराई क्षेत्र, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, ये पूरा बेल्ट, फिर कानपुर देहात, घाटमपुर, ये फतेहपुर से लेकर के आप फूलपुर से होते हुए पूरी पट्टी आप पूरब तक चले जाइए, कुर्मी बेल्ट कहलाती है। बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज, सब जो है, इलाहाबाद। तो एक बड़ा, और जो ये एकता चौधरी चरण सिंह के जमाने में लोकदल की एकता थी, जिसमें यादव को भी एक साथ वोट करते थे, जो काफी हद तक मुलायम सिंह और बेनी वर्मा के साथ रहने से भी, आपको याद है दीपक जी, ये बनी हुई थी। लेकिन इसको बीजेपी ने ब्रेक किया, बुंदेलखंड में बीएसपी ने इसको ब्रेक किया, और सेंट्रल यूपी और इधर बीजेपी ने ब्रेक किया। नीतीश और अखिलेश के साथ आ जाने से ये लोकसभा चुनाव में एकता फिर बन सकती है, ये एक मेजर चैलेंज होगा। और जब दो बड़ी पिछड़ी जातियां, यादव, कुर्मी और तीसरी जाट, ये किसान जातियां, मैं इनको कहता हूँ पिछड़ी से भी ज्यादा किसान जातियां, तो ये जब एक साथ आएंगी तो जाहिर है जो छोटी जातियां गांव में, मान लिया 4 घर नाई के हैं, 5 घर जो है लोहार के हैं, 6 घर बढ़ई के हैं, ये जो जातियां हैं
ये भी उसी बहाव के साथ चलती है हमेशा, जी। कि हमेशा अपनी जो डोमिनेंट कास्ट होती है सब जाती है। तो ये जो अति पिछड़ों का जो एक गोलबंदी है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के हक में बन सकती है। ये खतरा बीजेपी के सामने है। अगर अखिलेश और नीतीश एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन में कांग्रेस भी होगी, बता दूंगा आपको। उसकी जी। सीटें भले बहुत कम होंगी, रायबरेली अमेठी जैसी कुछ 3-4 सीटों पर वो मान जाएगी, या कुछ शहरी सीटें वो ले सकती है, जैसे कानपुर हो गया या लखनऊ हो गया, जो जहां पर थोड़ा उसका आधार है। 5-7 सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी, ये मैं बता रहा हूं आपको। और अगर कांग्रेस, नीतीश, अखिलेश और आरएलडी ये हो जाते हैं, मायावती आ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो फिर शायद उनकी जरूरत भी नहीं रह जाएगी, जो जिस तरह से आइसोलेट होंगी वो। ऐसे में ये मेजर कॉम्बिनेशन बन सकता है केंद्र के लिए, और इसका असर बिहार में पड़ेगा, क्योंकि बिहार में या जो भी भाव ने कहा, यादव प्लस यादव बराबर डबल यादव, तो वो प्लस नीतीश कुमार प्लस कांग्रेस, तो एक परसेप्शन जो बनता है वो है। नीतीश कुमार अगर पाटलिपुत्र से निकलते हैं और इलाहाबाद से नेहरू जी की फूलपुर की सीट से उनको खड़ा किया जाता है, जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि जैसे मोदी जी जब बनारस से आके लड़े तो एक माहौल बनने लगा और भाजपा वहां पर जो है फिर से जिंदा हो गई, सड़कों पर आ गई। आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर बिहार के साथ साथ अगर वो उत्तर प्रदेश में भी किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो एक तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जो कुर्मी वोट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी को और पुश करेगा, बेनी प्रसाद वर्मा की कमी पूरी होगी। लेकिन नीतीश का उत्तर प्रदेश आना, मोदी के अखाड़े से कुश्ती लड़ना, क्या गुजरात लॉबी की नींद उड़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, घबराहट बढ़ सकती है? अरे भाई साहब, यही तो मैं और विनोद जी कह रहे हैं। यदि नीतीश और दोनों एक हो गए, 40 सीटें बिहार में है, 80-82 सीटें वहां पे हैं, 80 यूपी में, यूपी में है, 120 सीटें स्वीप कर जाता है ये दोनों मिलकर, तो भी 120 झारखंड भी 14 जोड़ लीजिए, 134 हो गई, 134 हो गई। अब 134 सीटें आएगी तो फिर नीतीश कुमार कहेंगे या अखिलेश कहेगा कि 80 सीटें मेरे प्रदेश से आती है, मैं बोल रहा हूं नीतीश को बनाइए प्राइम मिनिस्टर। सभी लोग नीतीश के साथ रहेंगे, ये आंकड़ा उनके साथ होगा। लेकिन ये अमित शाह फिजिबल है और क्या? मोदी जी का क्या हाल होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। मैंने वही तो कहा, ये प्रिजम्पशन है। क्योंकि विनोद जी ने एक बात और कही कि जब हम ये लोग इकट्ठा होते हैं तो आप इस बात को मत भूलिएगा कि बीजेपी क्या दांव खेलेगी। बीजेपी भी किसी कुर्मी को आगे लाएगी। बीजेपी तो जब राष्ट्रपति बनाना होता है तो राष्ट्रपति बनाने के समय भी वो 2024 के चुनाव के नतीजों पे ध्यान रख के राष्ट्रपति बनाती है। तो ये तो बात छोड़ दीजिए, 120 सीटों पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, 134 सीटों पे बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला, झारखंड भी साथ में आता है तो। लेकिन इन सभी जगहों पे, खासकर झारखंड में, कांग्रेस इज द बिगर पार्टी देन जेडीयू। झारखंड में समाजवादी से बड़ी पार्टी है कांग्रेस, देन आरजेडी, तो वहां पे कांग्रेस का से होगा। तो यदि उसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, उसमें आरएलडी भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, देन कांग्रेस हैज अ से। फिर कांग्रेस तो ये 180 134 सीटें छोड़ के जो बाकी 250 सीटें हैं उसमें भी तो कांग्रेस अलोन है। उसमें तो आरजेडी भी नहीं है, जेडीयू भी नहीं है, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं है, कोई नहीं है। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग भी वो गलती नहीं करेंगे। बीजेपी क्यों कहती है बार बार आपके पास प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं है? बीजेपी चाहती है कि किसी एक आदमी का उम्मीदवार नाम होते से ही अंदर झगड़े चालू हो जाए, और ये विपक्ष भी समझ चुका है, इसलिए इक्का दुक्का नाम लेते हैं। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहीं से मैं पूछ रहा हूं कि अगर नीतीश और अखिलेश और तेजस्वी और हेमंत सोरेन और जयंत चौधरी, इन सबने एक रथ बना लिया समाजवादी शक्तियों का और इन्होंने मोर्चा यहां खोल दिया, और एक मोर्चा उद्धव ठाकरे शरद पवार ने बंबई में खोल दिया, मराठा भूमि में, तो मोदी जी कहां जाएंगी? गंगा जाएंगे या जमुना जाएंगे या वहां मुंबई का समंदर, क्या देखेंगे? फिर स्थिति क्या होगी? नर्मदा जाएंगे, गुजरात वापस। गंगा जमुना में जगह नहीं होगी, नर्मदा के कॉरिडोर पे जाना पड़ेगा, वहीं किसी को झूला झुलवाना पड़ेगा फिर से। आप क्या समझते हैं, जो हम बिना किसी ये गठबंधन की बात हो रही थी तो हम -60 लेके चल रहे थे, जो इनके खुद के आकलन हैं। यदि ये गठबंधन जो मोर्चे आप कह रहे हैं और ये सक्सेसफुल हो गए तो ये बिलो 200 आएंगे, 180-150 के बीच रेंज में आ जाएंगे। ऐसे में तो विपक्ष में बैठना जरूरी है। वो तो पहले बोल चुके हैं कि मैं झोला लेके चला जाऊंगा।
उन्होंने तो गुफा भी दिखा दी लोगों को, जहां जाके आत्मचिंतन करेंगे, आत्म परीक्षण करेंगे। फोटो नहीं देखी आपने गुफा में वो? नहीं, आप तो अभी ध्यान महाराष्ट्र करते का हुए। दौरा करके आए हैं, नागपुर में थे, मुंबई में थे, पुणे में थे। महाराष्ट्र की ताजा रिपोर्ट क्या है? महाराष्ट्र की ताजा रिपोर्ट, बीजेपी सिंगल डिजिट पे है, मैंने कहा आपको। और यदि विधानसभा के चुनाव होते तो 50 से ज्यादा सीटें नहीं पाती है एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन। दीपक जी, जो लोग चुनाव से भाग जाते हैं, जो चुनाव में, हर चुनाव में बुरी तरह से मार खा रहे हैं, यदि वो दावा करे कि हम 48 में से 40 सीटें लेके जाएंगे, इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं होता। आप करिए दावा, आदमी को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। सकारात्मक यानी हम तीनों में से हमने ये तय कर लिया कि कल महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर मैं हो जाऊंगा, यूपी का चीफ मिनिस्टर ये हो जाएगा, और आप कई दोनों चीफ मिनिस्टर के भरोसे उपराष्ट्रपति बन जाएंगे देश में। ये क्या सोचने में क्या है? कौन बोलता है? हम तीनों को फ्री है बोलने में। जी, लोग हमको कहते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए वानखड़े जी। अरे चुनाव लड़ने के डिपॉजिट जब्त हो जाएगा हमारा, क्योंकि राजनीति के जो दावपेच होते हैं वो हम लोग नहीं जान सकते, पर कर नहीं सकते, खून में नहीं है अपने वो। टाइगर आ रहा हूं आपके पास, एक अग्निहोत्री जी के पास फिर से चलता हूं। विनोद जी, एक कोशिश और हो रही है, मैं बहुत से नाम सामने नहीं रख सकता, लेकिन मेरी जो फोन पे बातचीत हो रही है मुख्तलिफ नेताओं से या पत्रकारों से अलग अलग प्रदेशों में, एक कोशिश और भी उत्तर प्रदेश में हो रही है, चाहे वो शरद पवार कर रहे हो कोशिश, या नीतीश कुमार कर रहे हो, केसीआर कर रहे हो, कुछ कांग्रेस में से भी हो रही है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं उसमें। वो कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश और मायावती एक बार फिर से साथ आ जाएं, और उनको भी मानना है कि अगर सुनामी आ रही है तो ऐसी सुनामी में मायावती बुआ भतीजे को एक साथ आना चाहिए, भले आखिरी 3 महीने में आए। अभी मायावती भले ही ना आए, लेकिन जब जनवरी और फरवरी आ जाए तब मायावती आ जाए। जिस तरह से वो जब उपचुनाव हुआ था और उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी अखिलेश के साथ, तो हमने देखा था कि लोकसभा की जो दोनों सीटें थी हाथ से निकल गई थी। एक योगी जी जहां से चुनाव लड़े थे, गोरखपुर की सीट वो गंवा बैठे थे, और दूसरी केशव प्रसाद मौर्य ने गंवा दी थी सीट, बाई इलेक्शन हारी थी। जी जी जी, 3 सीटें, जी हाँ, कैराना की भी थी। जी हाँ। तो क्या और एक आपको विधानसभा सीट लगता थी है, नूरपुर, एक क्या आपको विधानसभा सीट थी लगता है नूरपुर। आखिरी 3 महीने में एक रीथिंक हो सकता है, मायावती का एक हार्ट चेंज हो सकता है? क्योंकि मायावती कुछ भी कहिए, खिलाड़ी वो भी पुरानी है, ऐसा नहीं है कि वो अनाड़ी है। क्या आ सकती हैं साथ में? और अगर आ गई, मायावती भी आ गई, इस नीतीश की रेलगाड़ी में एक बड़ा डिब्बा बसपा का जुड़ गया, तो फिर स्पीड क्या होगी इस ट्रेन की? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, सामाजिक ध्रुवीकरण के हिसाब से देखें, तो स्पीड तो फिर 80 हो जाएगी अगर ये जुड़ जाए। लेकिन बुलेट ट्रेन हो जाएगी। हाँ, बुलेट ट्रेन। लेकिन मैथमेटिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी जरूरी है। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे 2019 में जब अखिलेश और मायावती एक साथ आए थे तो गणित तो बन गया था, लेकिन रसायन नहीं बना था। और रसायन जब तक नहीं बनेगा इलेक्शन में, तब तक नतीजे वैसे नहीं निकलते जैसे निकलने चाहिए। फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर और कैराना, 3 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनाव में केमिस्ट्री बन गई थी। तो नतीजा क्या हुआ? 3+1 बनाम 0, मतलब 3 लोकसभा 1 विधानसभा विपक्ष के खाते में और बीजेपी खाते में 0, क्यों? केमिस्ट्री बन गई थी। और नारे एक साथ लग रहे थे, बुआ भतीजा जिंदाबाद, उसमें लोकल भी जुड़ गया था। लेकिन वो केमिस्ट्री लोकसभा चुनाव में नहीं बन पाई। उसके कारण अलग है, उसके विश्लेषण में जाएंगे तो समय नहीं है वो। तो अगर ये एक साथ आते हैं तो नेताओं की एकता के साथ साथ कार्यकर्ताओं और जनाधार की एकता बहुत जरूरी है। वो केमिस्ट्री बनाने का भी इंतजाम इनको करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को और उनके रणनीतिकारों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत कमजोर करके नहीं आंकना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी नहीं है कि हाथ से एकदम जमीन नीचे से खिसक गई, उन्हें पता ही नहीं चला। टाइगर, एक चीज जो विनोद जी ने रखी कि भाई कहीं ना कहीं एक छतरी के नीचे जो पार्टियां हैं इकट्ठी हो रही हैं, और ये एक बहुत निर्णायक लड़ाई 2024 की होने जा रही, ये हम सब मानते हैं। क्योंकि 24 में अगर तीसरी बार मोदी जी शपथ लेते हैं तो एक स्ट्रक्चरल चेंज, आप एक कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से आर पार का बदलाव देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान में। वो संविधान के हित में होगा या अहित करेगा संविधान के, बात की बातें। मैं यहां कहूंगा इस जंक्चर पे कि अगर ये विपक्षी एकता बनती है, नीतीश फिर से एक रेल बनाते हैं, तो फिर विकल्प क्या रह जाता है अमित शाह के पास? विकल्प क्या रह जाता है मोदी के पास? क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो छापेमारी है,
या आपातकाल जैसी जो स्थिति थी कि जिसको देखा बड़ा नेता कोई विपक्ष का है, अगर वो सत्ता के खिलाफ बोल रहा है तो उसके यहाँ रात में दबिश पड़ी और उठा लिया गया। दीपक जी, तो एक क्या चीज जोड़ दूं आपकी बात, एक चीज बस जोड़ना चाह रहा हूँ। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक वाले मामले में जी राहत दी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, यानी एक बहुत बड़ी राहत अखिलेश को भी मिली है। जी हाँ, जी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था टाइगर कि क्या ये जो विपक्ष की जो रेल बनती जा रही है, ये जो नीतीश कुमार जिस तरह से सबको जोड़ रहे हैं, सारे डिब्बे एक एक करके लग रहे हैं, और अगर मायावती का भी डिब्बा लग गया तो क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली अमित शाह और मोदी, फिर इनके पास विकल्प क्या रह जाता है इस 2024 की लड़ाई में? क्या हमें आने वाले दिनों में इमरजेंसी जैसा माहौल देखने को मिल सकता है कि बड़े बड़े जो नेता हैं अपोजिशन के, उनके घर में सीबीआई जा रही है, पुलिस जा रही है, इनकम टैक्स जा रहा है? आपको क्या सिनेरियो दिखता है आने वाले महीनों में फिर? दीपक जी, अभी जो स्थिति है वो अघोषित आपातकाल जैसी है। क्या अभी रोज एजेंसियों का प्रकोप देखते नहीं हम, विपक्ष के पास ही पड़ता है। वो ईडी वहां क्यों नहीं पहुंचती जहां 8 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। वो 8 करोड़ रुपए किसने तो लाके दिए होंगे, कैसे तो आए होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग उसमें भी हुआ होगा, हवाला उसमें भी चला होगा। कर्नाटक की बात कर रहे हैं? कर्नाटक की बात करता हूं मैं। प्रश्न ये है कि स्थितियां और ज्यादा गंभीर होगी, इन एजेंसियों का ऑनस्लॉट और बढ़ेगा, और ये जितना एजेंसियों का प्रकोप बढ़ेगा उतना विपक्ष निखर के आएगा, ये बात भी उतनी तय है। मैं ये जानना चाह रहा था विनोद जी, जिस तरह से टाइगर ने कहा कि ये जो बार बार की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और ये छापेमारी और कैश खोल के दिखाना और एक ही तरह से सिर्फ एक ही विपक्ष पे करना, अपने गिरेबान में नहीं झांकना, सामने वाले का जितना भी है पर्दा हटा देना और उसको एक्सपोज करना, उसको परेशान करना, क्या अब आने वाले 6-7 महीनों में चुनावी साल में ईडी, सीबीआई की जो छापे हैं इसका उल्टा असर पड़ेगा, बूमरैंग करेगा? ये बेअसर होगी कार्रवाई, जनता जो है उस पर अब असर होने वाला नहीं, वोटर पर असर होने वाला नहीं, और जिस मतलब मोदी और अमित शाह अगर इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हैं, उनकी दो दमनकारी नीति है, इसका असर उल्टा होगा क्या? आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, दो चीजें, फाइनल कमेंट। हाँ, ऐसा है कि जो वोट बैंक लालू जी का है, या जो वोट बैंक नीतीश कुमार का है, या जो अखिलेश जी का है, मायावती जी का है, उस पर इन छापों का उल्टा असर पड़ेगा। वो और कंसोलिडेट होगा अपने नेता के साथ, और जो वोट बैंक जो इन छापों से खुश हो रहा है वो पहले से बीजेपी के साथ है। देखिए, ये कभी लालू प्रसाद यादव पर 1995 से भ्रष्टाचार के आरोप लगना शुरू हुए, लेकिन लगातार वो 2005 तक उनकी सरकार बनती रही बिहार में। जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो सैंडलें बरामद हुई, साड़ियां बरामद हुई, उसके बाद वो कितनी बार थम्पिंग मेजॉरिटी जीत के आई चुनाव। इसी तरह मायावती जी पर आरोप 1995 के बाद से जब चीफ मिनिस्टर बनी दिन पर लगते रहे, लेकिन 2007 में पूर्ण बहुमत लेके आई वो, उसके बावजूद जीती। मुलायम सिंह जी पे बहुत आरोप लगे, लेकिन अखिलेश यादव 2012 समाजवादी पार्टी 2012 में पूर्ण बहुमत लेके आई। क्योंकि जो वोट बैंक इस देश में है ना, वो अपने नेता के बारे में नेगेटिव मानता ही नहीं है, और इसलिए खाली जो एक बहुत फ्रिंज एलिमेंट है उस पर असर पड़ता है इनका, जो तय नहीं कर पाता हम किसके साथ जाएं। वो क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं बन पा रही है कि छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़ रहे हैं, तो लोगों में ये चर्चा तो है, तो इसलिए इन छापों का सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, परसेप्शन बिल्डिंग के लिए उपयोग होगा। वोट जिसको जहां देना वो वहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और टाइगर आए और आपने वाकई उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, जो समीकरण आपने बताए। मुझे लगता है कि आने वाले जो महीने हैं, 6-7 महीने, बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं, और आप दोनों की जो रोशनी की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि इतना ग्रे एरिया है जहां स्थिति जो है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं, बहुत ही मतलब बहुत तेजी से मंजर बदल रहा है। कभी लगता है कि जैसे वाकई मोदी जी को कोई हरा नहीं पाएगा, और कभी लगता है कि मोदी जी को हराया जा सकता है। इस तरह के जहन में सवाल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए, एक्सपर्ट्स हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद।